हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो भी एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो जिसका सेकंड पार्ट ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अरहर की इष्टतम 20,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है और आपको स्पेशल एरिया दे रखा है। ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको बतानी है सीडेड अरहर की। तो क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 8 से 10 होती है, 20 से 25 होती है, 12 से 15 होती है, फिर 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आप नोट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं पिजन की अरहर की, तो याद रखना इसकी जो सीड रेट होती है ये होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना इसे पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है और रेड ग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि रेड ग्राम या फिर पिजन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसमें आपसे पूछा गया था कि रेड ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यार? हाँ, अरहर को जाना जाता है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि वैज्ञानिक नाम, मतलब यहाँ पर आपको एक बॉटनिकल नेम दे रखा है कि कार्थेमस टिंटोरियस किसका नाम होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं कि तिल का होता है, सूरजमुखी का होता है, तारामीरा का होता है, फिर कुसुम का होता है। तो आप सभी को पहचानना होगा कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है कि कार्थेमस टिंटोरियम किसका होता है ये बॉटनिकल नेम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तिल, तो तिल का नहीं होता है, सूरजमुखी का भी नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तारामीरा, तो इसका भी नहीं होता है। मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ? कुसुम का होता है। किसका होता है? अगर हम बात करते हैं कार्थेमस टिंटोरियस, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम भी आप मान सकते हो, तो इसका क्या होता है यहाँ? कार्थेमस टिंटोरियस होता है। मतलब यहाँ सेफ फ्लावर का होता है। किसका होता है? सेफ फ्लावर का होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया है और यार हाँ इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकते हो कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ यार हाँ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे स्पीसीज के बारे में पूछा गया है। स्पीसीज आप सभी ने कई पढ़ी होगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको शो कर रहे हैं कि राइजोबियम फेसोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जापोनिकम या फिर मेलिलोटाई। तो ये कुछ स्पीसीज होती है राइजोबियम की। तो इनमें से आपको पहचानना होगा कि बरसीम के लिए स्पेशली किसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ बरसीम, तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे कभी भी पूछा जाता है बरसीम के लिए, तो इसका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना होगा। ठीक है, बॉटनिकल नेम अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब कैसे करोगे इसे अब आप देख सकते हो कि बरसीम का जो बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा बरसीम का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता क्या है? ट्राइफोलियम एल्के जेनरम होता है। क्या होता है? ट्राइफोलियम एल्के जेनरम होता है। क्या होता है? दोबारा से देख लीजिए, ट्राइफोलियम एल्के जेनरम होता है। मतलब यहाँ ट्राई आ रहा है। ठीक है, इसी से आप जो शॉर्ट ट्रिक हमारी यही है कि ट्राई आ रहा है। ठीक है, इस ट्राई को ही आपको लेना है। मतलब आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि बरसीम में जो स्पीसीज ली जाती है राइजोबियम की, वो कौन सी ली जाती है? ट्राइफोलाई ली जाती है। ठीक है, समझ गए। एक और बार देख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि राइजोबियम या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है बरसीम के लिए। ठीक है, तो आपको कैसे पहचाना है कि जो बरसीम का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है? ट्राइफोलियम एल्के जेनरम होता है। और शुरुआत में क्या रहा है? ट्राई, और इस ट्राई से ही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। मतलब यहाँ अगर हम बात करते हैं बरसीम के लिए, तो बरसीम के लिए किसका यूज़ करते हैं यार? ना, ट्राइफोलाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्राइफोलाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं कि क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर मैग्नीज होता है। तो यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि कौन सा पोषक तत्व आवश्यक नहीं होता है प्लांट के लिए। ठीक है, तो सही से पहचानिए कि क्लोरीन आवश्यक होता है, आयोडीन भी आवश्यक होता है, मोलिब्डेनम भी आवश्यक होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नीज, यहाँ पर आपसे पूछा गया आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है, मोलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है और मैग्नीज की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयोडीन, तो आयोडीन की यहाँ प्लांट को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपका राइट आंसर क्या है यहाँ?
फोर्थ यानी सेकंड ऑप्शन आयोडीन होता है। ठीक है यार, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा है आपका राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन आयोडीन की यहाँ पौधों को आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा होता है, नोट कर सकते हो यार, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा होता है। तो कौन सा होता है आपको बताना है, यहाँ मोलिब्डेनम होता है। नोट कर सकते हो कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट मात्र एक होता है और वो कौन सा होता है यार, हाँ मोलिब्डेनम होता है। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार सोल्व करवाया है कि आलू से ट्यूबर या फिर कंद बनने के लिए अनुकूल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कंद बनने के लिए वो कितनी आवश्यकता होती है, 12 डिग्री, 26 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 32 डिग्री। तो आप सभी को पता है यार, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि आलू से ट्यूबर बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना आवश्यक होता है, ये होता है यहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है आप नोट कर सकते हो, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है यार, हाँ सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी को आप नोट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको सैम्पल PDF चाहिए तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपने बना ही रखा है हमने, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ जितने भी जो गर्ल्स है, ठीक है गर्ल्स है, आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर तो आपको कोई दिक्कत है नहीं वैसे, तो वहाँ पर आप प्राइवेसी डाल सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को, तो उनके लिए मैं स्पेशली बोल देता हूँ कि आप प्राइवेसी रखा करो। ठीक है, जब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करो ग्रुप, तो वहाँ पर आप प्राइवेसी रखो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं करने चाहिए, या फिर जैसे भी हाइड करते हो आप प्राइवेसी में जाया करो, वहाँ पर सेटिंग्स चेंज कर दिया करो। ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो यहाँ गर्ल्स का एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। अगर कुछ गर्ल्स है जो कि ऐड नहीं है तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन बटन या फिर ज्वाइन लिखकर आप मैसेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वैसे भी शो कर रहे होंगे 8875346974 पर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर ज्वाइन नाउ आप लिख कर सेंड कर सकते हो मैसेज, आपको गर्ल्स में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए है। अगर हम बात करते हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ की तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, फिर कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है उत्पत्ति स्थान। अब यहाँ कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं उत्पत्ति स्थान से संबंधित। ठीक है, ओरिजिन प्लेस आप सभी जानते होंगे, एक होता है नेटिव प्लेस। ठीक है, ओरिजिन प्लेस, और यहाँ जो नया वर्ड है नेटिव प्लेस। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो नेटिव प्लेस अगर आपको देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब भी क्या होता है, ओरिजिन प्लेस ही होता है। मतलब यहाँ उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान या फिर नेटिव प्लेस कहाँ पर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि चीन, भारत, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ सोयाबीन का जो ओरिजिनल प्लेस होता है या फिर नेटिव प्लेस होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है चाइना होता है, चीन होता है। याद रखिएगा, सोया क्या है, चीन है। ठीक है, सोया क्या है, चीन है। ठीक है, डायरेक्ट आप नोट कर सकते हो कि सोया है, चीन है। क्या है, सोया, चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सल्फर की मात्रा। तो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। यहाँ पर आपसे पूछा है सल्फर की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर आपसे फास्फोरस की तो पूछी नहीं गई है, बल्कि सल्फर की पूछी गई है। तो हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हो कि अगर हम बात करते हैं SSP में सल्फर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं SSP में सल्फर की, तो सल्फर की कितनी होती है, 12% होती है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं SSP में सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा तो कितनी होती है, 12% होती है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस की होती है 16%। ठीक है, इन दोनों को आप नोट कर सकते हो। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा 12% होती है। अगर हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा, तो इसमें होती है 16% होती है। ठीक है, दोनों को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ डिफिकल्ट है, एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कैंट एक प्रमुख किस्म होती है। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि कैंट। अब याद रखना, कैंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैंट, ठीक है, तो ब्राग, ली और कैंट, ब्राग, ली और कैंट, ये तीनों वेराइटी किसकी होती है, यहाँ ये सोयाबीन की भी होती है। ठीक है, कैंट यहाँ सोयाबीन की भी वेराइटी होती है, और इसके साथ साथ यहाँ जो कैंट है ये जई की भी वेराइटी होती है। किसकी होती है, यहाँ जई की भी ये एक वेराइटी होती है। अब ये आपके जो एग्जामिनर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर मानता है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो ये क्वेश्चन है जहाँ से ये लिया गया है वहाँ पर जो राइट आंसर मान रखा है ये मान रखा है जई। ठीक है, बेसिकली यहाँ ये दोनों की ही होती है, सोयाबीन की भी होती है और जई की भी होती है। ठीक है, लेकिन ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राइट आंसर क्या माने। अब इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, देख के मैं तो आपका एग्जामिनर हूँ नहीं। अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट की, तो टेस्ट में ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, या फिर आप दोनों में से कोई सा भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मेरी एडवाइस यहाँ पर यही रहेगी कि दोनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए आपको दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तब ये होता है या तो आपका जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, बाद में रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क दे दिए जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही ऑप्शन राइट है और दोनों ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो या तो वो क्वेश्चन हट जाएगा या फिर उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क दे दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ डरना कोई नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़ना मत, बल्कि याद रखना उसे आपको क्लिक करना है तो करना ही है। याद रखना ऐसा क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन वाला रहता है, दोनों ही राइट आंसर है, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ यार हाँ बेसिक नॉलेज की बात होती है। ठीक है, जो कि आपको सोचना होता है कि क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कन्फ्यूजन आए तो उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब ये तो मैं नहीं कह रहा ना कि यार 120 में से 120 ट्रैक, तो वो नहीं कह रहा मैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर ने बोला था पूरे कर दो, तो पूरे की नहीं बोल रहा। अगर कोई कन्फ्यूजन वाला आता है तो उसे आप क्लिक करिए। ठीक है, उसे छोड़िए मत, यही मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त रहता है। तो अगर हम बात करते हैं हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल, तो यहाँ पर याद रखना सूरजमुखी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और कुसुम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि हृदय रोगी के लिए या फिर हार्ट पे जो पेशेंट होते हैं तो इनके लिए कौन सा तेल सबसे बेस्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं हृदय रोगी के लिए तो ये होता है यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन कुसुम होता है। ठीक है, याद रखिएगा सूरजमुखी और कुसुम आपको देखने को मिल रहा है एक ही ऑप्शन में या फिर दोनों में, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ कुसुम होगा। कौन सा होगा, राइट आंसर कुसुम होगा। ठीक है, सूरजमुखी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो लिनोलिक अम्ल पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कुसुम में पाया जाता है। ठीक है, इसका रीज़न आप सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसबगोल पैदा करने में निम्न में से मुख्य जिला कौन सा होता है। ठीक है, निम्न में से मुख्य जिला कौन सा होता है, बीकानेर होता है, अजमेर होता है, जालौर होता है, फिर जयपुर होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, यहाँ थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, जालौर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसबगोल, तो इसबगोल की जो 40% जो खेती की जाती है, या 40% जो खेती की जाती है राजस्थान में, ये कहाँ पर की जाती है, केवल जालौर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है, केवल जालौर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इजी क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी होती है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछे गए महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है। ठीक है, लेगुमिनेसी में पूछी गई है, तो आप भी राइट आंसर बता सकते हो कि कौन सी होती है। चना होते हैं, मटर होता है, मसूर होता है, फिर होता है। तो राइट आंसर क्या है, अगर हम बात करते हैं भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल तो होती है चना होती है। कौन सी होती है, चना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र कहलाती है। यहाँ पर याद रखना पुअर मैंस फ्रेंड किस फसल को बोला गया है, पुअर मैंस फ्रेंड किस फसल को बोला गया है। तो इसे भी आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, यहाँ आलू को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, यहाँ पुअर मैंस फ्रेंड क्रॉप ये बोला जाता है, आलू को बोला जाता है, पोटैटो को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेड हार्ट बीमारी किससे संबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं कि चुकंदर, गन्ना से, आलू से या फिर तंबाकू से। तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेड हार्ट बीमारी है ये किस फसल से संबंधित है या फिर किस फसल में लगती है, चुकंदर में, गन्ना में, आलू में या फिर तंबाकू में। तो राइट आंसर कौन सा है, यहाँ थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेड हार्ट, तो डेड हार्ट जो बीमारी होती है ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है आलू की होती है। किसकी होती है, आलू की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, सरसों की फली को किस नाम से जाना जाता है, कैप्सूल, सिलिकोआ, पोड या फिर कैरियोप्सिस। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को पता है यार। अगर हम बात करते हैं सरसों की फली, तो इसकी जो फली है तो इसे बोला जाता है सिलिकोआ। याद रखना, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरसों की फली को किस नाम से जाना जाता है, तो ये बोला जाता है सिलिकोआ। किस नाम से जाना जाता है, सिलिकोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल क्रॉप दे रखी है कि गेहूं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे जो बेस्ट मेथड होता है इरिगेशन का वो कौन सा होता है, जल प्लावन विधि, रिंग विधि, थाला विधि या फिर क्यारी विधि। तो यहाँ पर आप पहले तो ऑप्शंस को समझिए कि अगर हम बात करते हैं गेहूं की फसल के लिए, तो गेहूं की फसल के लिए जो सबसे बेस्ट होता है इरिगेशन मेथड, सिंचाई विधि, तो कौन सी होती है, क्यारी विधि होती है। कौन सा है राइट आंसर, यहाँ क्यारी विधि होती है।
क्यों होती है अब इसका रीज़न भी हम जान लेते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिंग मेथड, यहाँ रिंग मेथड का यूज़ करते हैं हम स्पेशली जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, यहाँ जो फल वाले होते हैं प्लांट, तो उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, रिंग का। अगर हम बात करते हैं जल प्लावन, तो जल प्लावन का आप एक एग्जांपल मान सकते हो, मान लीजिए जल प्लावन, ठीक है। जल प्लावन का मतलब है वाटर लॉगिंग कंडीशन, और वाटर लॉगिंग कंडीशन मुख्यतः किस में चाहिए, धान फसल में चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धान फसल के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तब आप बता सकते हो यहाँ जल प्लावन विधि, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है गेहूँ के लिए, तो गेहूँ का तो राइट आंसर कौन सा होगा, क्यारी विधि। अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धान फसल की सर्वोत्तम मेथड कौन सा होता है इरिगेशन का, तब आप राइट आंसर बता सकते हो जल प्लावन विधि, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अगर हम बात करते हैं थाला विधि, तो थाला विधि भी यहाँ फल वाले पौधों के लिए ही सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस को क्लियर किया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रिंग मेथड और थाला विधि ये दोनों किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट वाले प्लांट के लिए, मतलब यहाँ फल वाले जितने भी पौधे होते हैं तो उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है स्पेशली। अगर हम बात करते हैं क्यारी विधि, तो क्यारी विधि का यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ सरफेस के जितने भी जो मेथड्स होते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, क्यारी विधि होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन याद आता है कि मान लीजिए क्यारी विधि है, ठीक है, क्यारी विधि है, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है या फिर सबसे बड़ा लॉस है ये क्या है, यहाँ इसमें क्या होती है, ये भूनी होती है, सॉरी क्या बोल क्या मैं, यहाँ पर जो लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो भूमि होती है वो ज़्यादा खर्च हो जाती है। इसकी जो मेजर प्रॉब्लम होती है या फिर मुख्य कमी होती है क्यारी विधि की, ये कौन सी होती है, यहाँ इसमें जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसकी कमी हो जाती है। क्यों होती है आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या करते हैं हम, जो मेड बनाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा खर्च हो जाती है हमारी भूमि, ठीक है। तो ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो कितना होता है, इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो ये होता है 328.8 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा 328.8 मिलियन हेक्टेयर होता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 328.8 मिलियन हेक्टेयर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण कौन सा है, कि कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक उर्वरक का मतलब है उसमें कार्बन पाया जाता है, तो कौन सा होता है, यूरिया होता है। कौन सा है, डायरेक्ट आप नोट कर सकते हो, यहाँ यूरिया होता है। अब कैसे होता है इसको हमने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो एक शॉर्ट वे में बता देते हैं जो भी नई स्टूडेंट है उनके लिए, कि कार्बनिक उर्वरक की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, कार्बनिक उर्वरक। अब यूरिया तो होता है, लेकिन कैसे होता है, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, CONH2NH2 होता है। क्या होता है, CONH2NH2 होता है, ठीक है। यहाँ पर जो NH2 होता है तो ये क्या होता है, एमाइड होता है। याद रखना NH2 जो बॉन्ड लगा होता है, जो बंद होता है, ये क्या होता है, एमाइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। अगर सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें यहाँ नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होता है, तो भी आपका राइट आंसर क्या हुआ है, यूरिया ही होता है, जिसका आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 होता है। क्या होता है, NH2CONH2 होता है। और NH2 जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ एमाइड बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं, एमाइड बॉन्ड होते हैं, मतलब यहाँ एमाइड बंद होते हैं। और अगर हम बात करते हैं CO, तो CO में क्या होता है, ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। मतलब यहाँ यूरिया क्या है, एक कार्बनिक उर्वरक भी होता है, और इसमें जो नाइट्रोजन होती है ये एमाइड रूप में होती है, एमाइड फॉर्म में होती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को पता है कि किस फसल को चारी का राजा बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं चारी वाली फसलों का राजा, तो राजा तो बोला जाता है यहाँ बरसीम को। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस फसल को चारी वाली फसलों का राजा बोला जाता है, तो बोला जाता है बरसीम को। और अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजे वाली यानी चारे वाली जितनी भी जो फसल है तो उनकी रानी किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है रेंज का बोला जाता है, ठीक है, रानी होती है रेंज का। और अगर हम बात करते हैं राजा, तो राजा कौन सा होता है, बरसीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड लास्ट सॉरी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ सुपरवाइजर में पूछा गया था, तो ये आप सभी को पता है वैसे कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 टर्म आपसे पूछी जाती है यहाँ पर, एक पूछी जाती है टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया ऐसा है कि एल्कलॉइड कौन सा होता है। तो कौन सा होता है यहाँ तंबाकू में, ये होता है निकोटीन होता है। कौन सा होता है, निकोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कुसुम में तेल की मात्रा प्रतिशत में आपको बतानी है कितनी होती है।
25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 या फिर 40 से 50। तो राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आप सभी को बताए वैसे तो आप सभी को कमेंट करना होगा डायरेक्ट कमेंट, ठीक है, सभी को डायरेक्ट कमेंट करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से एक लाइक, इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। अब यहाँ पर शेयर के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि जितने भी जो आपकी फ्रेंड सर्किल है उनको भी बेनिफिट हो। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको स्पेशली बता देता हूँ कि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं आपको सपोर्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आपको बस इतना ही तो कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, कुछ आपका कॉस्टली नहीं हो रहा है, कुछ आपकी कॉस्ट लग नहीं रही है, तो आपको क्या दिक्कत है, आप शेयर तो कर सकते हो ना। कम से कम आपकी 1 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है, शेयर करने में, तो आप शेयर कर सकते हो। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेयर करते हो या फिर नहीं करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको स्पेशली देख नहीं रहा हूँ कि कौन बंदा आपको शेयर कर रहा है वीडियो को या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को शेयर तो कर दिया करो ना कम से कम, ठीक है, इससे कि आपका भी बेनिफिट हो सके और हमारा भी कुछ बेनिफिट हो सके। अगर हमारा बेनिफिट होगा, चैनल को ग्रो मिलेगा, तभी तो हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे ना। अदरवाइज़ आप भी जानते हो कि अगर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर यार अकेला बंदा कितना कर सकता है, कुछ नहीं ना। कुछ सिचुएशन आपको भी समझनी होगी, कुछ सिचुएशन हम समझ रहे हैं, ठीक है।